Hello everyone, myself Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City and currently I am a second year undergraduate student doing CSC. So आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने एग्जाम्पल क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ओके, तो हमारा क्लास 11th का फिफ्थ चैप्टर है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. तो ये बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके बारे में आपको पहले से ही कुछ इंसाइट्स का नॉलेज होगा पहले से. ओके, तो ये चैप्टर हमने अपने लोअर क्लासेस में भी देखा हुआ है. स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली आपको पता होगा, बेसिकली दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये सब आपको पता होगा. ओके, तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा एक स्टेप अप है. तो हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे. ओके, तो इसमें हमारा एग्जाम्पलर जो होता है उसमें आप सभी को पता होगा कि 4 to 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. ओके, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टाइप दैट इज एमसीक्यू टाइप है. ओके, तो इसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस होंगे. ओके, सो देयर विल बी ओनली वन सिंगल आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट, एमसीक्यू, एंड दिस इज आवर टाइप 1. ओके, तो टाइप 1 इसलिए बोला क्योंकि मैं इसका जो सेकंड वाला टाइप है उसमें आपको एक से ज्यादा आंसर दैट इज मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स विल बी करेक्ट देयर. ओके, so let's start. So on looking to the first question, what it is asking, तो वो बोल रहा है कि a person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. Okay, this reason for this observation is that at high altitude. Okay, okay, okay. So बोल रहा है कि एक पर्सन है जो शिमला पे रहता है, ठीक है. वो बोल रहा है कि जब वो अपना फूड कुक करता है विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है. ओके, जैसे भी आपने पता होगा कि आपके घर में जब आप दाल उबालते हैं, ओके, तो आप प्रेशर कुकर बेसिकली यूज करते हैं. बट वो बोला कि जब वो शिमला में यूज कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है विदाउट यूजिंग दैट प्रेशर. तो ये किस रीजन की वजह से है? ओके, क्योंकि वो तो एज अ शिमला इज एट अ हायर एल्टीट्यूड. ओके, सो देखिए वहां पे प्रेशर के साथ में क्या डिफरेंस आ रहा है. तो सी, फर्स्ट थिंग आपको पहले से ही दे दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में दैट इज एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड. ओके, तो हाई एल्टीट्यूड पे बेसिकली क्या होता है पता है कि मैं आपको सिंपल सी कंडीशन लिखा रहा हूँ जो कि आप सबको पता भी होगी. ओके, तो एट हाई एल्टीट्यूड फर्स्ट थिंग इज दैट प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज लो. ओके, ये हम हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी, इसी की वजह से हमारा क्या कहते हैं जो वाटर बॉईल होगा, यानी हमारे पास जो प्रेशर कुकर है. ओके, दिस इज आर प्रेशर कुकर. अगर आप इसमें वाटर रखते हैं, बेसिकली हम यहाँ प्रेशर कुकर यूज नहीं करें, बट यहाँ पे अगर नॉर्मल बीकर ले रहे हैं हम, ओके, तो यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर, ओके, तो इट बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर. ओके, एट अ लोअर टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको वेपर प्रेशर के बारे में जानना होगा. आपने लिक्विड सॉल्यूशन करके एक चैप्टर क्लास 12th या 11th में आते हैं शायद पे. ओके, तो आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर. ओके, सो जो आपका एनवायरमेंटल प्रेशर रहता है उसके साथ में जब आप इक्विलिब्रियम में चेक करते हैं तो वहां पे आपको वेपर प्रेशर फंडे में आता है. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वाटर आपका लो टेम्परेचर पे बॉईल होगा तो वहां पे आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, दैट इज वेपर, मैं आपको यहाँ पे लिखा भी देता हूँ, वेपर प्रेशर, ओके, एट लोअर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ओके, सो इस टाइप की कंडीशन होती है. इसी की वजह से हमारा जो फूड है उसको ज्यादा टाइम लगता है देन यूजुअली टेकिंग द टाइम इन द प्रेशर कुकर. ओके, तो इस टाइप की कंडीशन आ जाती है. तो इसका आंसर क्या होगा बेसिकली आपका, दैट इज प्रेशर डिक्रीज हो जाता है हमारा. ओके, ओके, let me open some drawing option. Okay, so here pressure decreases. So ये तो मेरा फंडा था. बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे यही आ जाता है कि हायर एल्टीट्यूड पे आपका प्रेशर लो हो जाता है जिसकी वजह से आपको वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल टू में आ जाता है. ओके, इसलिए हमें टाइम ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द प्रेशर. ओके, on moving to the next question, what we have, which of the following property of water can be used to explain the spherical shape of raindrops? Okay, okay, so आपने ओके, तो ये थोड़ा सा विजुअलिटी क्वेश्चन भी है और थोड़ा थ्योरेटिकल भी है. तो देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट्स होता है बेसिकली हमारे पास. तो ये बोल रहा है कि इस वाटर ड्रॉपलेट्स का जो शेप होता है ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल. ओके, तो ये स्फेरिकल किस प्रॉपर्टी की वजह से आता है ऑफ वाटर. ओके, वाटर, ओके, दिस इज आवर वाटर. तो ये जो हमारा वाटर होता है उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, विस्कोसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ओके, मेनी थिंग्स आर देयर. सो बोल रहा है उनमें से किस प्रॉपर्टी की वजह से इस वाटर ड्रॉपलेट्स का ये शेप स्फेरिकल आता है. ओके, तो सी,
तो आपने एक सरफेस टेंशन करके प्रॉपर्टी पढ़ी होगी वाटर की। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस टू इट, सरफेस टेंशन। ओके, तो व्हाट इज सरफेस टेंशन? ओके, तो देखिए सरफेस टेंशन बेसिकली होता है कि सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड एट मिनिमम सरफेस एरिया कह सकते हैं। ओके, यानी कि अगर आपके पास कोई भी कहना चाहिए कि कोई भी लिक्विड है। ओके, यू कैन टेक एनी लिक्विड। ओके, ओके, सो द मिनिमम surface area is minimized by surface tension। ओके, तो सरफेस टेंशन बेसिकली हमें किसी भी लिक्विड का मिनिमम सरफेस एरिया बताता है। ओके, ये आपको समझ आ गया। और साथ ही साथ जो लिक्विड होता है उसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है। ओके, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बोला मैंने? लिक्विड इज इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। ओके, ये आपको पता होगा। अगर आपकी एनर्जी स्टेट सबसे लोवेस्ट है, हेंस इसका मतलब कि उसको कहीं ऊपर नहीं जाना, कहीं नीचे नहीं जाना है, तो वो एक टाइप का स्टेबल मॉलिक्यूल है, हेंस मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी का भी फंड आ जाता है, जिस वजह से आपका उसे कुछ आगे की किसी फर्दर स्टेप्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो आपको किसी के बारे में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स हैज मिनिमम सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दैट सरफेस टेंशन। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग लिख देता हूँ, दैट इज स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स हैज मिनिमम सरफेस एरिया। और ये किस वजह से आता है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन एरिया, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ओके, फेस टेंशन, तो यही चीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेसिकली सेकंड। ओके, सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। So what question number third is saying, okay, so we have some plot regarding some pressure and temperature। Okay, so क्या बोल रहा है? A plot of volume में थोड़ा zoom in कर देता अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। Okay, I think now it is visible। A plot of volume V versus T, okay, for a gas at constant pressure is, okay, sorry, it is volume versus temperature graph, and we have certain different pressure conditions। Okay, so what for gas at constant pressure is straight line। Okay, the plots at different values of pressure are shown। Okay, which of the following order of pressure is correct? Okay, तो हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ से बताना है कि कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा होगा। सो वी हैव P1, P2, P3 and P4। Okay, so P1 is with blue line, this is with red line, and P3 is with green line, and P4 is with we can say it is a sky blue। Okay, so or we can simply call it as a cyan color। ओके, सी, तो अब हमें बताना है कि इस टेम्परेचर ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ से प्रेशर के बारे में कैसे बता सकते। तो देखिए, अगर आप नॉर्मल गैस इक्वेशन देखेंगे, दैट इज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, तो आपको पता होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर कंडीशन दी हुई है, ओके, तो आपका पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा। ओके, और यू कैन से दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू के, लाइक दैट। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप के को रिमूव भी कर सकते हैं। अभी हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन ला दिया, अगर हमें उससे हटाना है तो के को फिर से अंदर ला देंगे। ओके, तो देखिए अब हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में बता दिया हुआ है, तो अगर जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया है। ओके, चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एज, देखिए अगर आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सी, सो जो V1 है हमारा, ओके, अगर आप इस वाले P1 के लिए V1 देखेंगे तो इस P1 के लिए V1 ऐसा हो जाएगा V1, P2 के लिए V2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, P3 के लिए आपका ये हो जाएगा V3, एंड फॉर P4 यू विल गेट दिस इज अ V4। तो आपको यहाँ सिंपल सिंपल पता चला है जो V1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर V2 की, फिर V3 की, एंड देन वी हैव द V4 एज अ लीस्ट वॉल्यूम। ओके, तो इस वजह से हमारा प्रेशर कंडीशन उल्टा हो जाएगा। जब आप प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको समझ आएगा कि P1 सबसे लीस्ट हो जाएगा, P2 विल बी सेकंड वन, एंड P3 एंड P4। ओके, सो आपको सिर्फ ये कंडीशन
पता करनी थी, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट अ टेम्परेचर कंडीशन. ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? So option number 3 will be correct. Okay. So in this way, you can move on to you can solve this question like that. Okay. Let's move on to the next question. That is our question number 4. So what question number 4 is saying? The interaction energy of London forces is, okay, it is a theory part question. You can also directly write answer. I guess no more logical question is this. So the interaction energy of London force is inversely proportional to sixth power of the distance between two interacting particles, but their magnitude depends upon. Okay, तो बोल रहा है कि हमारे पास ये कुछ दो मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, उसकी सिक्स पावर के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज आर लंदन फोर्स. ओके, सो फिर बोल रहा है कि लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है, ओके, वो कुछ और चीज पे भी डिपेंड करता है, तो उसके बारे में बात करनी. चलिए देख लेते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दैट इज चार्ज ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स, मास ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डायपोल्स इन द पार्टिकल्स. ओके, तो आपको चार्ज, मास, पोलराइजेबिलिटी और स्ट्रेंथ, ये सारी चीजों के बारे में आप अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड होंगे. ओके, आपने पढ़ा होगा, दैट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने अच्छे से पढ़ा होगा ये चीज. ओके, सो इसका आंसर क्या होता है? चलिए देखते हैं. सो जो लंदन फोर्स की एनर्जी होती है ना, ओके, या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो हम कहते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विद द डिस्टेंस ऑफ टू इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स एंड इट्स पावर ऑफ 6. तो देखिए उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली ना उनकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है. व्हाट आई एम सेइंग दैट इज क्या कहना चाहिए, लंदन डिस्पर्शन फोर्स. ओके, तो मैं बेसिकली इस तरीके से याद रखा हूँ मैंने लंदन डिस्पर्शन फोर्स को. ओके, सो ये जो होता है हमारा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अगर मैं आपको मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी. ओके, ये दो मॉलिक्यूल और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, तो इनकी सिक्स पावर के प्रोपोर्शनल होता है. लेकिन अगर हम बात कर ले उनके मैग्नीट्यूड की, ओके, बट देयर मैग्नीट्यूड ओके, ये अपनी लंदन डिस्पर्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पोलराइजेबिलिटी ऑफ दी टू मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं. ओके, और पार्टिकल्स. सो आवर ऑप्शन विल बी डी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. So what question number 5 is saying? Dipole forces act between the molecules possessing permanent dipoles. End of dipoles possesses partial charge, the partial charges. Okay, तो चलिए देखते हैं इसे क्या बोलना चाह रहा है. जो डायपोल फोर्स होती है, यानी कि कोई दो मॉलिक्यूल है आपके पास में, समझ लीजिए. ओके, उन दोनों के बीच में आपके डायपोल फोर्स चल रहा है. ओके, तो उनके पास एक परमानेंट डायपोल होगा. सिंपल बात है, क्योंकि डायपोल फोर्स में डायपोल मूवमेंट इज नीडेड. ओके, नाउ एंड ऑफ डायपोल पोजेसेस पार्शियल चार्ज. तो अगर आपके पास मान लीजिए कुछ डायपोल है, तो उसके एंड पे कुछ पार्शियल चार्ज होगा, या पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज होगा. तो वो पार्शियल चार्ज क्या होता है? ओके, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है. तो अब हमारे पास ऑप्शन देख लेते पहले. मोर देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इक्वल टू यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड डबल देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो यू ऑल नो व्हाट इज द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. यूनिट, पहले मैं आपको यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बता देता हूं. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो व्हाट इज यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? दिस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और आप सभी ने, अगर आप एज अ पीसीएम स्टूडेंट, तो आप सभी को ये पता होगा व्हाट इज एन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दैट इज बेसिकली वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होगा. ओके, सो अगर आप इस बारे में बात करते हैं कि एंड ऑफ डायपोल के चार्जेस किस, यानी उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से थोड़ा सा कम होता है. ओके, सो दिस वन एंड्स ऑफ डायपोल possesses charge less than an electronic charge. Okay, so this will be our answer. So charge of आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6.
ओके, सो ये हमारा कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसे भी। मुझे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी लगता होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप साइंस कर रहे हो और फिर भी आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है, तो ये थोड़ी गलत बात है। सो आपको भी थ्योरी पार्ट थोड़ी बोरिंग मारता होगा। ओके, बट द थिंग इज दैट अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इट इज अ नंबर गिविंग सब्जेक्ट। ओके, अगर आप पेपर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अगर आपको मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको डायरेक्टली पता है कि हमेशा उसका लेस देन चार्ज होगा, तो उसमें आपको कभी कुछ इनटू प्लस ये सब करना ही नहीं होगा। ओके, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख के अपना टाइम बचा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये सब लोगों की प्रेफरेंसेस रहता है, अब किस को न्यूमेरिकल पसंद होती है, किसी को थ्योरेटिकल। बट आई थिंक दैट आपको केमिस्ट्री बहुत नंबर गिविंग सब्जेक्ट, तो आपको सारी चीजें पढ़नी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। The pressure of a 1:4 mixture of dihydrogen and dioxide enclosed in a vessel is 1 atmosphere. Okay. फिर बोल रहा है व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, तो वो बोल रहा है आपके पास एक कुछ वेसल है। ओके, आपके पास ऐसा कुछ एक वेसल है, उसमें आपका मिक्सचर है, दैट इज अगर मैं आपको मान लूँ ये हो गया हमारा डाई ओके, और ये वाला दूसरा मिक्सचर हो गया, दैट इज दूसरा कंपोनेंट हो गया, दैट इज डाई ऑक्सीजन। ओके, और ये हमारा 1:4 में है, और इन दोनों की वजह से हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है इज इक्वल्स टू 180 हमारा है। तो अब वो बोल रहा है कि आप बताइए कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन। ओके, ये कितना हो। तो आप सभी व्हाट इज यानी कि पार्शियल प्रेशर से अवगत होंगे कि ये चीज क्या होती है। चलिए मैं आपको पार्शियल प्रेशर बताता हूँ कैसे निकाल। वैसे तो आप सभी ने ये करा होगा। ओके, बट लेट्स रिकॉल। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूँ क्योंकि अपन इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे O2। ओके, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल, जो हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा बेसिकली मेन फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। ओके, सो अगर हम मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 दैट इज एक्स ऑफ, ऐसे लिखते हैं O2 इज इक्वल क्या होगा, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O2, और टोटल मोल्स भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली मोल्स, क्योंकि हमारे पास दो ही कंपोनेंट है तो मैं दोनों का लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ H2। ओके, नाउ अब हमारे पास मोल्स तो दिए नहीं थे, पर हम मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे कि अगर हमारा डाइहाइड्रोजन दैट इज H2 ये हो गया हमारा 1x ले लेते इसे हम, और अपना दैट इज डाई ऑक्सीजन तो इसको 4x ले लेते, तो ये कितना हो जाएगा 4 moles of x and this is 1x plus 4x, so this is equals to x तो कट गया, 4/5 will be our ratio. Okay, now simply we have the mole fraction for x of O2, yeah sorry, mole fraction for dioxygen. Now we can simply calculate the partial pressure of dioxygen. Okay, okay, तो हमारा क्वेश्चन ऊपर है, सॉरी सी। तो आपको सिंपली ये निकालना था PO2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन लिख दिया आपने 4/5 और इंटू 1 कर देंगे क्योंकि आपके पास P18 तो 1 ही था। अब आप इसे सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 0.8 एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर की वैल्यू कुछ पास्कल वास्कल में चेंज नहीं करी, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये सब कुछ नहीं करा हमने। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी चेक करना तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। 1 ATM का आपको कन्वर्शन यूनिट पता होगा तो दैट इज बेसिकली 1.1034 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर -2 और ओके, या फिर आप पास्कल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब वो बोल रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन, चलिए हम कर लेते हैं पूरा कैलकुलेट। P ऑफ O2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁵। आप उससे थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हैं 1.1 को। ओके, तो ये बेसिकली हो जाएगा 8 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा ATM में ऐसा आंसर नहीं आ रहा था तो हमने इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लिया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, so you can just check question number option number 3 will be correct. Okay, so just mark it. Okay, so let's move on to the question number 7. What question number 7 is saying, just check it. As the temperature increases, average kinetic energy of molecule increases. True. What would be the effect of increase of temperature on the pressure provided the volume is constant? Okay, so just आपने पढ़ा होगा what is Gay-Lussac's law. Okay, see, अगर आपने Gay-Lussac's लॉ पढ़ा होगा तो वो क्या बताता है, वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। ओके,
और उसके लिए आपको फिक्स नंबर ऑफ गैस पता रहना चाहिए। ओके, सो ओके, जस्ट वेट अ मिनट, आई गॉट सम इशू। ओके, सी, सो बोल रहा है कि हम डबल से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एवरेज काइनेटिक, तो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 हेडिंग डाले थे। जो जो बोलते जा रहा है हम उसे एक साइड में लिखते जा रहे हैं ताकि हमारे पास गिवन स्टेटमेंट भी रहे और हमारे पास जो पूछा जा रहा है वो भी लिख ले, और उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते रहे। ओके, तो बोल रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज एवरेज। ओके, तो ये भी हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है बेसिकली। अब वो बोल रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर प्रोवाइडेड द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, सो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर। ओके, प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा ऑन टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ओके, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, सी, तो हमें प्रेशर के बारे में बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, ओके, जब भी आपने गैसियस स्टेट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट इज गे-लुसैक्स लॉ। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं आपको ये गे-लुसैक्स लॉ अगर जिसने आपको पता होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या होने वाला प्रेशर के साथ में। अदरवाइज लेट्स रिकॉल व्हाट इज गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ, तो व्हाट इज गे-लुसैक्स लॉ? तो ये हमारा बेसिकली बताता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर। ओके, तो इसमें वो बोलता है कि क्या होता है हमारे बेसिकली जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्ट, आपको पहले गैस इक्वेशन लिखा देता मैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सिंपली ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो हम इसे हटा ही देते हैं। तो पी, ओके, तो अब ये क्या बोलता है पता है क्या? देखिए ये बोलता है अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपको चलिए पूरा गे-लुसैक्स लॉ ये लिखा देता मैं। ओके, तो अभी हम पी इज इक्वल टू एनआरटी देख रहे हैं, तो ये क्या बोलता है? गे-लुसैक्स लॉ, डायरेक्ट रिलेशन शिप बिटवीन, किसके बीच में? प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनली रहेंगे और वहां पे क्या होता है? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो यही चीज तो उसने हमें दिया भी था, दैट इज आपके पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ओके, टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर पे क्या दिक्कत आई? तो देखिए ये पी बी इज इक्वल टू एनआरटी में से आपको जो एन है वो भी फिक्स है, ये भी हमारा फिक्स है और ये भी हमारे पास फिक्स है। तो ओनली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सी। ओके, सो इसके कारण आपको समझ आएगा कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ओके, if temperature is increasing it means that your pressure will also increase। okay, so what will be the effect on the pressure on increasing the temperature? It is just increase। okay, simple। तो इस तरीके से आपको चेक करा था, आपको थोड़े फंडे याद रखना पड़ेगा, आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा ताकि आप इजीली बता सके, या फिर आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो आप सिंपली कभी भी ऐसा प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ऐसा कुछ दिया हो, कुछ वॉल्यूम के बारे में कुछ मोल्स के बारे में, ओके, सो जस्ट ट्राई टू राइट द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दैट इज द गैसियस स्टेट इक्वेशन। उसमें आप जो जो कंडीशन दी है वो आप फिक्स कर दीजिए, जो इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज कर दीजिए, उसका प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दीजिए, तो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये लॉस याद नहीं रखता हमेशा, बट मैं उसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचता हूँ कि ये इसमें कुछ प्रेशर वॉल्यूम सभी गैसियस स्टेट की इक्वेशंस आ रही है, तो मैं पीवी का उसको एनआरटी लगा देता और उसमें मैं कंडीशन चेक कर लेता। ओके, तो इससे हमें थोड़ा इजी पड़ता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? गैसेस possess characteristic critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the particles. Following are the critical temperature of some gases। ओके, तो हमारे पास कुछ गैसेस दिए और उनके रिगार्डिंग कुछ टेम्परेचर दिए इन केल्विन। फिर बोल रहा है फ्रॉम दी अबाउट डेटा व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ दिस गैसेस। ओके, स्टार्ट राइटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द गैस लिक्विफाइंग फर्स्ट। ओके, सो इसमें हम बताना है कि इनमें से गैस दिए हुए और उनके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए, और हमें बताना है कि कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगी। ओके, तो आप आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है, तो पहले लिख लेते गैसेस क्या है। ठीक है, तो मैं गैसेस यहाँ एक साइड में लिख देता, दिस इज H2, हीलियम, ऑक्सीजन एंड दैट इज नाइट्रोजन। और चलिए हम थोड़ा ब्रैकेट बनाते हैं और ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, टेम्परेचर दैट इज 33.2, 5.3, 154.3 एंड 126। ओके, तो हमारे पास कुछ टेम्परेचर के रिगार्डिंग हमको पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है। और हमें बताना है कि लिक्विफाइंग का प्रोसेस कब किस गैस में पहले स्टार्ट होगा। तो देखिए
आपको अगर लिक्विफिकेशन की कंडीशन चाहिए, कंडीशंस नीडेड, तो क्या होती है देखिए, जो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस, ओके, टेम्परेचर ऑफ गैसेस, मोर इजीली द गैस विल बी लिक्विफाइड, ओके। तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर आपका हाई होगा, उतनी ही जल्दी आपकी गैसेस लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी, मोर इजीली द गैसेस स्टार्ट्स टू लिक्विफाई। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग अरेंज करना है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये सबसे जल्दी लिक्विफाई होगी, फिर दैट इज आर N2, फिर H2 और सबसे कम हीलियम, ओके। सो आपको बस ये ऑर्डर मैनेज करना था, सिंपल था, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दैट इज आर ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलिए, now let's move on to the question number 9, okay. So what question number 9 is saying, what is the SI unit of viscosity coefficient eta? So ये क्वेश्चन तो मैं नहीं भी करूंगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, बट फॉर बेटर वी कैन राइट इट। सो SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, आप सभी को पता होगा व्हाट इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, सो दैट इज ईटा। सो उसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है, न्यूटन सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। तो अगर आपको ये आपको अगर नहीं भी याद है, तो आप विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ओके। सो दैट इज ईटा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। सो आप इन सभी टर्म्स से अवगत होंगे, ओके। सो दैट इज आर SI यूनिट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिटीज आर फॉलोज, ओके। तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है और डिफरेंट सिटीज के नेम दिए हुए हैं, बोल रहा है कि कंसीडर द अबाउट डेटा एंड मार्क द प्लेस एट विच लिक्विड विल बॉयल फर्स्ट, ओके। तो अब हमें बताना है कि पहले तो लिक्विड लिक्विफाई वाला हमने देख लिया इसके क्वेश्चन नंबर 8 में, अब हमें बताना है कि कौन सा वाला सबसे जल्दी लिक्विड बॉयल करना चालू होगा, ओके। तो हमारे पास प्रेशर के करस्पॉन्डिंग कुछ कंडीशन आपको पता होगा, तो देखिए, तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स, ओके। तो ये क्या होता है पता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द टाइम, ओके सॉरी टाइम नहीं कहेंगे हम इसे ऐसे कहेंगे कि द टेम्परेचर एट विच, ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप, चाहे तो लिख सकते हैं लिक्विड बॉयल्स, ओके। ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है, उस पे क्या होता है पता है, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। और इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ओके। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका पेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे जो टेम्परेचर मिलता है हमें, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ओके। तो डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको चेक करना। तो देखिए, जब आपका जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बहुत ही ज्यादा लो होता है ना, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो लो। सो आपका बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ओके। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओके। सो आप यानी कि ऐसे कह सकते हैं हाँ वही लिखना चाह रहा मैं आपको, ये बॉइलिंग पॉइंट है, प्रेशर समझने वाले थे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ओके। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, आपको सबसे कम प्रेशर देखना है जिसपे यानी कि सबसे ज्यादा हाई प्रेशर देखना है, ओके। तो देखिए, जो शिमला होगा, ओके, जैसे शिमला देख रहे हैं आप, शिमला, तो इसका 1 पॉइंट सभी का 10⁵ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट इसका जो 1.01 है, शिमला हैज लोवेस्ट
बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब कि उसका जो प्रेशर आएगा, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज वेरी लो। सो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो सबसे जल्दी लिक्विफाई होना स्टार्ट, सॉरी, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा, ओके। क्योंकि सबसे कम अगर आपका प्रेशर है तो इसका मतलब कि वो सबसे जल्दी बॉयल होना स्टार्ट कर जाएगा, ओके। हैज लोएस्ट दैट इज प्रेशर, सो इट विल बॉयल फर्स्ट। सो आवर ऑप्शन विल बी फर्स्ट वन। चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी हमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है, देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कुछ हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है और पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है, ओके। सो बोल रहा है कि रिप्रेजेंट्स द कर्व ऑफ अ आइडियल गैस, ओके, सी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कर्व्स दिए हुए हैं, ओके, पीवी वर्सेस पी ग्राफ के, और हमें बताना है कि इस यानी कर्व के हिसाब से बताना है कि कौन सा वाला आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है। सो लेट्स सी। तो ओके, तो मल्टीपल है, बी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है, या ए भी हो सकता है। तो चलिए देख, तो पहले ग्राफ बनाना है क्या मुझे, आई थिंक जरूरत तो नहीं है, आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा, ओके। तो देखिए अगर आप आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे, और आइडियल, ओके वेट, और आइडियल गैस, ओके। तो अगर आप आइडियल गैस के बारे में देखेंगे तो जो पीवी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ओके। आपको पता होगा आइडियल गैस का क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। तो देखिए अगर आप बी की वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, ओके, इन बी, ओके, इन बी कर्व लिख सकते हैं। सभी कर्व के बारे में बात करें तो हम इसे कर्व की तरह ही मानते हैं, ओके। इन बी देयर इज नो चेंज in PV, okay, with respect to P. Okay. So B will represent the ideal gas. So only first option will be correct. तो देखिए सिंपल है, मैं बोला ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है प्रेशर वॉल्यूम ये सब चीजें दी है तो आप सिंपली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन लिखिए, और उसके साथ में आप ऐसा थोड़ा ट्राई करिए कि कुछ आपको मिल जाए, कुछ मिलता जुलता, ओके, उसके करस्पॉन्डिंग, तो आपको समझ आने लगेगा, ठीक है, कि आपको चाहिए क्या। तो वो सिंपल था, आपको बस इतना बता रहना था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द आइडियल गैस लॉ, एंड दैट इज इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, सिंपल। अब आपको बस चेक करना था कि किसमें पीवी चेंज कर रहा है, जिसमें नहीं कर रहा है वही हमारा आइडियल गैस लॉ है, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, increase in the kinetic energy can overcome the intermolecular forces of attraction, okay, true. How will be the viscosity of liquid be affected by the increase in temperature? See, तो वो बोल रहा है अगर आपके पास कोई चीज है उसमें आपके दो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आपको जब उसको खत्म करना है तो आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लीजिए, ट्रू। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर उसी लिक्विड में विस्कोसिटी किस तरीके से अफेक्टेड होगी बाय इंक्रीजिंग इन द दैट टेम्परेचर। सी, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मिला तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। द इंक्रीज, जैसे आप इंक्रीज इन टेम्परेचर करते करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके, ओके, द काइनेटिक एनर्जी इज विच इज यूज्ड, और ऐसे सकते विच कैन ओवरकम, जो हमारे पास दिया वही लिखा हूं मैं, ओवरकम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ओके, ड्यू टू, ओके, ये तो हमारे पास जो था वो दिया है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करिए तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को दूर कर देगी। बट अब उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ड्यू टू विच, इसकी वजह से ही हमारा विस्कोसिटी पे भी चेंज आएगा, ड्यू टू विच द विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, एंड और उसी की वजह से देखिए आपका टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ने उन दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ दिया। इसका मतलब कि अब आपके मॉलिक्यूल्स उतने अच्छे तरीके से क्लोजली पैक नहीं है एज लाइक अ सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल, ओके। तो आपके मॉलिक्यूल्स में कुछ गैप्स आ गया, तो उसकी वजह से आपका विस्कोसिटी यानी कि कहना चाहिए कि एक दूसरे को पकड़ने की क्षमता है, ओके, यानी कि कितना टाइट हो सकता है उतना टाइट नहीं, अब और थोड़ा लूज है, सो विस्कोसिटी विल बी डिक्रीज, और उसकी वजह से आपका जो लिक्विड होगा, लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग,
तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, यानी कि बेसिकली हमें डिक्रीज करना है अपनी विस्कोसिटी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से आपको चेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो आज ट्राई करते हैं कि जितने क्वेश्चन हो सके कर ले। एमसी ओके, लास्ट क्वेश्चन ही था हमारा एमसीक्यू टाइप 1 का। हम ट्राई करेंगे कि एमसीक्यू टाइप 2 के भी बहुत से क्वेश्चन कर ले, और अगर पूरे हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। ओके चलिए, हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वेरी विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ओके, तो हमें बताना है सरफेस टेंशन। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द सरफेस टेंशन। ओके, तो ये बार वो हमने कुछ स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स के बारे में बात करी थी। उसमें पूछा था कि किस कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प करती है तो ये पता करने में कि रेन ड्रॉप्स का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो अब हमने उसमें सरफेस टेंशन के बारे में बात करी थी। ओके, तो आई थिंक यू आर नाउ अवेयर व्हाट सरफेस टेंशन। अब वो बोला सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वेरी करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करा है तो उसके कुछ प्रोपोर्शनलिटी मान लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप ओके, तो देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, ठीक है, ओके, जैसे जैसे अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो उससे अभी हमने देखी काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिक्रीज करने लगेगी। ओके, इंटर मॉलिक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेस। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में दिक्कत आ गई, वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो उसकी वजह से हमारा जो सरफेस टेंशन है जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखा है वो हमारा और कम हो गया। सो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ओके, सो आर ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म होता है। ओके, so you can take a 2 minute break. We will start after 2 minutes. Okay, you better to drink water or have some rest. Okay, so welcome back. I think you are not thirsty now. Let's start our next part. Okay, so that is our MCQ type 2. Okay. So एमसीक्यू टाइप 2 आपको पता होगा व्हाट इज दिस। तो हमने पिछले वाले टाइप 1 में देखा कि उसमें आपका सिंगल करेक्ट आंसर ही करेक्ट था, बट इसमें एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं फॉर अ करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में भी करेक्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विथ रिगार्ड टू द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो हमारे पास आपको पता है कि गैसेस स्टेट, लिक्विड एंड दैट सॉलिड स्टेट, 3 टाइप की स्टेट्स होती है ऑफ मैटर। तो बोल रहे कि गैसेस स्टेट के मैटर के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट इज इट, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फिक्स मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मोस्टली आई गेस क्लास 9 का क्वेश्चन है। ओके, सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको कुछ समझाने वाली भी बात हूँ। तो देखिए अगर आपका गैसेस स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम जगह पे यानी कि प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होंगे, इसमें डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है। और इसमें मॉलिक्यूल्स हमेशा एक दूसरे एक सिंपल प्लेस पे रहते हैं क्योंकि गैस कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो उसमें रैंडम मॉलिक्यूल यानी रैंडम मोशन होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ दैट ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ओके, 1 मोल ऑफ O2 एट एसटीपी। तो अगर हम 1 मोल ऑफ एसटीपी के बारे में बात करें तो हमें पता करना होगा कि उसके बीच में करस्पॉन्डिंग बहुत सी वैल्यू रहती है, जैसे कि आपको 1 मोल में 6 कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीजें बताओ, यानी कि मूल कॉन्सेप्ट आपने एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में वो आपने पढ़ा होगा, तो बहुत ही इजीली आपको बता सकते हैं। तो देखिए अगर हम पहला वाला ऑप्शन देखिए दैट इज 16 ग्राम्स ऑफ गैस। ओके, तो अगर आपके पास कोई 16 ग्राम्स ऑफ गैस दी हुई है, ठीक है ना, तो उससे भी आप बता सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास O2 है, O2 का यानी कि ओके, हाँ देखिए ऑक्सीजन हो गया तो इसका मोलर मास बेसिकली 16 होता है। तो आप 16 डिवाइड बाय 16 करके आप बता सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है एट STP. Okay, so you can check like that, and you can check also like that कि 22.4 liters of gas है, तो ये भी चेक कर सकते हैं।
एंड 6.022 into 10⁻23 डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डाई ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 बार इनटू हो जाना पड़ता है। ओके, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 3 विल नॉट बी करेक्ट, फर्स्ट विल बी करेक्टेड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा दैट इज 11.2 लीटर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, अगर आपको 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन देखना है, ओके, एट एसटीपी, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि आपका मोल और मोल्स एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है। तो उसमें आपको पता होगा कि एसटीपी पे आपका 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, तो देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो तो हमारा 16 होता है, लेकिन अगर हम डाई ऑक्सीजन के बारे में बात करें दैट इज आर O2, तो वो हमारा हो जाएगा 32 ग्राम। ओके, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि जब आपका 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन होगा, ओके, तो वो आपका एसटीपी पे 22.4 लीटर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पे जब वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो आपका, सॉरी, जब आप उसका मोल्स बढ़ा देंगे, दैट इज अगर आपका 1 मोल है तो वो 16 ग्राम ऑफ सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चेक कर रहा है। लेकिन आपके अगर डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसमें 32 ग्राम यूज हो रहे हैं। ओके, सो आपको वहां पे एसटीपी की वॉल्यूम हाफ करनी होगी, दैट इज 22.4 से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका 11.2 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन अप्लाइड टुगेदर अ गैस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ओके, तो वो बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन हम जब अप्लाई करेंगे तब गैस उसके आइडियल बिहेवियर से डेविएट करने लगेगी। ओके, चलिए, तो देखिए, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक सिंपल गैसियस लॉ लगा दीजिए, द गैसियस लॉ। तो गैसियस लॉ क्या रहता है हमारा, बेसिकली पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, जो होती है सिंपल इक्वेशन। तो आप इससे चेक करेंगे कि आपका जब प्रेशर बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी आइडियल गैस बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा। ओके, तो देखिए, जब आप प्रेशर के बारे में देखेंगे, प्रेशर, ओके, तो एट लो प्रेशर, ओके, जब आपका प्रेशर लो होगा एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, ओके, तो आपका प्रेशर लो हो गया और अगर टेम्परेचर हाई हो गया तब आपका रियल गैस जो रियल गैस होगा, रियल गैस ओबेस द आइडियल गैस। ओके, तो ये आपको पता होगा कि अगर आपका टेम्परेचर लोअर प्रेशर है और आपका आपका प्रेशर बहुत ही लो है और आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, ओके, तब आपकी जो आइडियल गैस है वो रियल गैस की तरह, रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो करने लगती है। सो अ गैस डज नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन और बिहेव आइडियली एट हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। तो हमें बेसिकली हमें इसका इनवर्स देखना है। ओके, तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई टुगेदर अ गैस डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये हमारा रियल गैस का बिहेवियर था। ओके, बट हमें आइडियल गैस का बिहेवियर से डेविएट कराना है। तो दिस इज फॉर आइडियल, आइडियल गैस। नाउ फॉर रियल क्या बोलेंगे, दैट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ओके, सो ऐसा क्या होगा हमारा ऑप्शन, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो इसमें चार चार ही क्वेश्चन थे मोस्टली। तो चलिए, जल्दी खत्म हो गया हमारा एमसीक्यू टाइप 1 एंड टाइप 2। हम टाइम तो हमारे पास बहुत बचा है तो हम शॉर्ट आंसर एंड टाइप भी चालू कर देंगे। चलिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर केप्ट इन अ सील्ड वेसल। ओके, तो आपके पास कुछ भी एक वेसल मान लीजिए, ऐसे कुछ वेसल दिया हुआ है। ओके, ऐसे कुछ वेसल दिया हुआ है और वो हमारा एक सील्ड है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि चेंजेस डिक्रीज द वेपर प्रेशर, तो इसके अंदर कुछ वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेसल। सी, डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर, एडिंग सॉल्ट टू वाटर, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेसल टू 1/2 एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो अंदर हमारे पास जो वाटर रखा है हमने उसमें क्या क्या चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करने लगे। तो देखिए, अगर आप इसमें फर्स्ट थिंग, अगर आप इसमें सॉल्ट डालने लगेंगे पानी में, ओके, तो हम पहले सेकंड ऑप्शन को देखें। जो जो आंसर सही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, बाय एडिंग, आप जो गलत ऑप्शन है उसको चेक कर सकते हैं, एडिंग सॉल्ट
वाटर। तो उसमें क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ओके, तो जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि वाटर तो आपका चलिए ऊपर तक जा रहा है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो वो इवेपोरेट करना लगेंगे, ओके, द वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स टू इवेपोरेट। ओके, तो यहाँ पे आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट करने स्टार्ट करने लगेंगे, और उसी की वजह से, ओके, और उसी की वजह से आपका लो वेपर प्रेशर आना चालू हो जाएगा, ओके, हेंस वेपर प्रेशर विल स्टार्ट डिक्रीज। तो ये एक आपका ऑप्शन हो सकता है। एंड और एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए। फोर्थ ऑप्शन, दैट इज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ वाटर रहेगा उससे और आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए, मेनली आप कोल्ड कर देंगे तो आपका वेपर प्रेशर इनडायरेक्टली डिक्रीज करने लगेगा। देन वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो आपको मैंने बता दिया था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या वो रहता है, करस्पॉन्डेंस, ओके। सो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए, सो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू टाइप 1 एंड टाइप 2 आर फिनिश्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये थोड़ा थोड़े पार्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें हम थोड़ा पूरा कैलकुलेशन, पूरी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ओके। तो चलिए देखते हैं ये, ओके, तो आपके कुछ बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप, ओके, सो इट इज आर टाइप। ठीक, तो आज हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, और कुछ 8-10 क्वेश्चन हो जाए तो और अच्छी बात है हमारे लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, इफ 1 gram of each of the following gases are taken at STP, which of the gases will occupy a greatest volume and a smallest volume? Okay, सी, पहली कंडीशन हमारे पास दी हुई है STP, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या दी हुई है, चार गैसेस दी है, CO2, H2O, CH4 एंड NO, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि सबसे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम और सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कौन सी गैस ऑक्यूपाई करेगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। अब उससे हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास, ये आप सभी को पता है, सिंपल है। तो देखिए, अगर आप पहला कंडीशन देखेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम मोल, ओके, ऑफ सीओ, क्योंकि सीओ जो होता है हमारे पास, सॉरी, ओके, हमने CO2 लिख दिया क्या, सॉरी सर, मुझे तो याद आ गया। ओके, इट इज ओनली सेम। तो सीओ का जो मोलर मास होता है वो 28 ग्राम होता है, ठीक है। तो अब आप सीओ का जब एसटीपी पे वॉल्यूम देखेंगे तो बेसिकली आता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो आपको बस ये चेक करना था, ठीक है। अब अगर आप ये देखना चाहे कि वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सीओ एट एसटीपी, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.4 डिवाइडेड बाय 28, ओके, ग्राम मोल, ये लीटर में था, ठीक। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सीयू। अब उसके तरीके से आप H2O का निकाल लीजिए, H2, तो H2O का कितना आ जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 18। फिर आप देख लेंगे वॉल्यूम ऑफ CH4, तो उसका कितना आ जाएगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 16, ओके। और सिंपली लास्ट वन, दैट इज आर NO, तो NO के लिए आप देखेंगे 22.4 डिवाइडेड बाय 30। तो ये सारे मोलर मास मैंने कैलकुलेट करके रख लिए थे अपने पास रेफरेंस के लिए, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अब जब आप देखेंगे जिसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा है, ओके। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, तो CH4 विल हैव हाईएस्ट वॉल्यूम, और सबसे ज्यादा जिसका डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ओके। तो इस तरीके से आपको चेक करा, क्योंकि 30 है तो आप ये मैथमेटिकल टर्म आप सभी को याद होगी, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। सो ऑप्शन नंबर विल बी हाईएस्ट, okay, so it is greatest, okay, highest volume is equals to CH4 and smallest volume is equals to, that is our N, ठीक है ना। चलिए, now let's go on to the question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइस वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ऑल द थ्री स्टेट। ओके चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो फिजिकल स्टेट ऑफ आइस वाटर एंड स्टीम डिफरेंट होते हैं, बट जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बेसिकली H2O ही होता है। ओके ऑल द थ्री states of all the three states of water, that is simply ice, water and steam. Okay, so इसमें क्या होता है आपका कंपोजिशन जो होता है फिशन वो सब बने होते हैं H2O से। ओके तो ये बेसिक कंपोजिशन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट गैसेस इज गवर्न्ड बाय वेरियस फिजिकल लॉस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए सिंपल है, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट दे दिया, ओके अब आपको उसके बारे में बताना है कि वो गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, तीनों में से कोई भी एक स्टेट ऑफ मैटर बतानी है। ठीक है, तो आप कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, ओके कौन कौन से फैक्टर है जिसपे आप डिफाइन कर पाएंगे। पहला क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर सेंसिटिविटी से आप चेक कर सकते हैं टेम्परेचर। ओके ठीक है, सेकंड वन क्या होगा आपके पास प्रेशर। ठीक है, और थर्ड वन इज दैट मास एंड फोर्थ वन इज दैट वॉल्यूम। आप चाहे तो इन दोनों कंबाइंड भी लिख सकते हैं, मास एंड वॉल्यूम हम साथ में देख सकते हैं। ओके सो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 सी। सो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है बट आई थिंक इट्स आंसर इज वेरी स्लो। ओके use the information and data given below to answer the question A to C. Okay, stronger intermolecular forces result in higher boiling point. Strength of London forces increase with the number of electron in the molecules. Boiling point of HF, HCl, HBr and HIR कुछ वैल्यूज दी है। ओके विच ओके चलिए हमारे पास टर्म जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने देख ली कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। ओके तो उतना हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, लैंडर डिस्पर्सन फोर्स इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल में इंक्रीज करने लगेंगे और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दैट HF एंड HCl। ओके सो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which type of intermolecular forces are present in the molecules HF, HCl, HBr and HI। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए देख रहे हैं HF, HCl, HBr and HI। ओके ओके तो आप देख सकते हैं कि जो HCl है, HBr है, HI है। ओके तो उसमें आपका डाइपोल डाइपोल लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है। ओके दिस ऑल हैव डाइपोल, मैं बताऊंगा आपको ये क्यों आ रहा है, डाइपोल डाइपोल एंड लंडन dispersion interaction। ओके ये किसके लिए होता है HF, HCl, HBr। ओके सॉरी सॉरी दैट इज फॉर HCl, HBr एंड HI। आई थिंक आई एम हियर श्योर। ओके बट जो HF होता है, ओके ये HF इसमें कुछ और आता है, ये सब तो डायपोल डायपोल इससे आता है ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ दैट इन इलेक्ट्रॉन दैट इज हेलोजन कंपाउंड्स। ओके बट जो HF होता है हमारा ये थोड़ा हमारा स्पेशल केस होता है, इसमें क्या होता है पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ओके तो यानी कि वो जो दैट इज डाइपोल डाइपोल हो गया और ये लैंडर डिस्पर्शन फोर्स हो गया ये तो रहते हैं इसमें, बट द थिंग इज इन एडिशन टू दैट इट हैव अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके जो कि ज्यादा इफेक्टिव होता है और ये क्यों होता है ड्यू टू द हाईएस्ट, हाईएस्ट भी क्या कहना चाहिए मोस्ट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ओके ऑफ फ्लोरीन एटम। तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है तो आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी। सो बी क्या बोल रहा है, लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ HCl, HBr एंड HI, एक्सप्लेन आउट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लेंडर इंटरेक्शन विच वन इज प्रीडोमिनेंट। ओके तो HCl, HBr, HI तो देखिए आप जैसे एक क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली बी से भी उठा सकते थे। ठीक है कोई नहीं, फिर उसने बोला कि हमारे पास HCl, HBr, HI है, इनमें डाइपोल डाइपोल और लंडन डिस्पर्शन लंडन इंटरेक्शन फोर्स है, तो इसमें से कौन सा वाला फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है। ओके तो चलिए देख लेते हैं। सॉरी तो देखिए
तो हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें, ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्लोरीन जो है उसका सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन एंड दैट इज आयोडीन। ओके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन विल डिक्रीज। ओके, जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे इसका ऑर्डर है, सो ड्यू टू डायपोल डायपोल, ओके, तो इसकी वजह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा? सेम प्रीडोमिनेट HCl HBr एंड HF, लेकिन एंड इट इज कॉन्ट्ररी टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आल्सो। ओके, अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है विल बी इनवर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? HCl का सबसे कम हो जाएगा, फिर HBr का, और फिर HI का हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो लंदन इंटरेक्शन फोर्स है वो ज्यादा प्रीडोमिनेट है। सो आर लंदन interaction is predominant। ठीक है, चलिए लेट्स मॉडल क्वेश्चन नंबर। तो सी क्या हो रहा है? Why is the boiling point of hydrogen fluoride is highest while that of the hydrogen fluoride is lowest? ओके, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए ना बहुत बड़ा फंडा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो फ्लोरीन एटम होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, सो और साथ ही साथ क्या होता है? इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि उसकी वजह से ही आया हमारा फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन की वजह से। ओके, और साथ ही साथ क्या होता है उसके साथ, उस इन दोनों के ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में इन एडिशन इसमें डाइपोल डाइपोल एंड लंदन इंटरेक्शन। ओके, तो देखिए इसमें कितने सारी फोर्सेस आ गई, तो इस वजह से इसका सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली HF, तो यहाँ पे आपका क्लियर होगा कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप HCl के बारे में बात करें, ओके, तो देखिए HCl में क्या होता है पता है क्या? लंदन फोर्स ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इन बॉइलिंग पॉइंट देन एज कम्पेयर टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि हमने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जो अगर आप HCl के बारे में देख ले तो इसमें जो लंदन फोर्स है, लंदन फोर्स डोमिनेंट है, डोमिनेंट कंपेयर टू टू डाइपोल एंड डाइपोल। ओके, ओके, फॉर इन मैटर ऑफ बॉइलिंग। ओके, जब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है। अब उससे आपको पता चल रहा है कि HCl जो हो गया उसमें आपने अभी कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था? देखिए, HCl का आपने जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑर्डर निकाला था वो तो सबसे ज्यादा था, बट द थिंग इज दैट अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे कम आ जाएगा, क्योंकि वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि HCl का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देखिए, जो हम क्वेश्चन करते जा रहे थे उनका आंसर उसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन, यानी कि जस्ट इन तीनों क्वेश्चन में ही एक दूसरे के आंसर छुपे हुए थे। ओके, सो ये क्वेश्चन जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आपको आंसर इजीली समझ आ जाए। ओके, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होता है। तो आज हमने बहुत से क्वेश्चन करे, MCQ टाइप 1 टाइप 2 ऑलमोस्ट मैंने सारे कंप्लीट करा दिए, सारे खत पढ़ा दिए थे मैंने, और हमने शॉर्ट आंसर टाइप के भी 4 क्वेश्चन कर लिए। ओके, सो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, और हम आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में चेक सॉल्व करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ, thank you all of you, we will meet in next session, bye bye।